बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को किस तरह से माइंड मैप से हम लोग समझ सकते हैं, ये न्यूज में था क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस पे कमेंट किया था। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इसमें आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 13 का डिफिनेशन और एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का जो टसल चलता रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आनी शुरू हुई, क्वेश्चन इस पे उठने लगे कि वेदर पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि गवर्नमेंट कोई अगर प्लान इंप्लीमेंट कर रही थी तो उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, सो दे वांटेड टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहला सवाल उठा कि क्या इसको अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 13 के डिफिनेशन में दिया हुआ है कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो खत्म हो जाएगा। तो वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लॉ माना जाए, इसी पे जुडिशरी अपना डिफरेंट जजमेंट्स देती आई है। जजमेंट्स क्या क्या थे, तो सबसे पहले बात शुरू हुई 1951 में। सबसे पहला केस था शंकरी प्रसाद केस। राइट टू प्रॉपर्टी को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कर्टेल किया गया। इसको चैलेंज करते हुए आया शंकरी प्रसाद केस। कोर्ट ने यहाँ कहा कि यस, पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 13 में जो लॉ का मतलब दिया हुआ है उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, इसीलिए पार्लियामेंट के पास ये पावर है अमेंड करने का। 1965 में फिर आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस, जिसमें भी कोर्ट ने सेम चीजें कही कि यस, पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड। लेकिन 1967 में जब गोलकनाथ केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले जजमेंट को रिवर्स कर दिया, पिछले स्टैंड को। इसमें सवाल उठा था 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे, जिसने सर्टेन स्टेट एक्ट्स को 9th शेड्यूल में डाल दिया था। उसी को चैलेंज किया गया था। 9th शेड्यूल इसलिए बनाया गया था कि उसमें जो लॉज चले जाएंगे उनको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। अब किया जा सकता है, उस समय ये था कि नहीं कर सकते, तो उसी को चैलेंज किया गया था गोलकनाथ केस में। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनको पार्लियामेंट नहीं हटा सकती है, और आर्टिकल 13 में जो लॉ वर्ड दिया गया है उसके अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स भी आते हैं, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। इसके जवाब में 1971 में गवर्नमेंट लेके आई 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया, पार्लियामेंट को ये पावर दे दिया कि वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। लेकिन इसमें यह भी इंक्लूड कर दिया गया कि उसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकेगा। इसको चैलेंज करते हुए आया केशव नंदा भारती केस, जिसने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी तो अपहोल्ड की, लेकिन वो पार्ट जिसमें कोर्ट की पावर ले ली गई थी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकेगा उसका, उसको हटा दिया। और यहीं से आया बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कि बेसिक फीचर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको पार्लियामेंट नहीं हटा सकती है। पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, अमेंडमेंट का जो पावर है अंडर आर्टिकल 368, वो उसको बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर करने का पावर नहीं देता है। तो वैसे फंडामेंटल राइट्स जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको पार्लियामेंट नहीं अब्रिज कर सकती, नहीं ले सकती। ठीक है, तो यहाँ से इवॉल्व होना शुरू हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और धीरे धीरे बहुत सारी केसेस में कोर्ट के जो जजमेंट्स आए हैं उसके थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं वो हम लोगों को पता चलती गई। 1975 में केस आया इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस। इसके पहले एक अमेंडमेंट आया था 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यह था कि इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा वो किसी भी कोर्ट के जुरिसडिक्शन से बाहर होंगे। कोर्ट ने इसको स्ट्राइक कर दिया और कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, इसीलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके जवाब में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई सरकार, या पार्लियामेंट कह सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अमेंडमेंट हुआ था। इसमें यह भी कहा गया कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट कोई अमेंड करती है तो उसको इस वजह से कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा कि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। लेकिन मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस प्रोविजन को इनवैलिडेट कर दिया कि ये जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड करता है, और जुडिशियल रिव्यू जो है वो अगेन पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से चीजें इवॉल्व हुई और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन धीरे धीरे डिफरेंट जजमेंट्स के थ्रू इवॉल्व हुआ। क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती गई धीरे धीरे,
सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, यानी कि एक तरह से जो प्रियम्बल में जो पार्ट दिया गया है वो आप समझ लीजिए कि सारा पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वेलफेयर स्टेट, judicial review, freedom and dignity of the individual, parliamentary system, rule of law, principle of equality, free and fair elections, independence of judiciary, etc. और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है अभी भी इवॉल्व हो रहा है। टसल क्यों चलता है? क्योंकि पूरी तरह से जुडिशियरी पे डिपेंडेंट है कि वो किस तरह से इंटरप्रेट करेगा। वेदर समथिंग विल बी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट, ये जुडिशियरी डिसाइड करती है। आई होप कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इवोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट मैप्स और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।